तमाम देखने वालों को डॉक्टर वजाहत का सलाम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे और ऑब्वियसली इस शो को भी अब आप एंजॉय करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बड़े अच्छी तरीके से हमें फ़ीडबैक दिया है। इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी आते हैं और हमें मशवरे भी दिए जाते हैं कि जनाब कौन से टॉपिक को लेकर आएँ। तो हम उसी थीम पे चल रहे हैं। कुछ अपनी सोचों को शामिल करते हैं, कुछ आप लोगों के पॉइंट्स को सामने रखते हैं और उन्हीं टॉपिक्स को हम लेके आते हैं। हमारे पास तकरीबन 5-6 टॉपिक्स ऑलरेडी हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, लेकिन जो आज हमने टॉपिक्स डिसाइड किया है वो इस मौके के एतबार से, जो हमारे इस महीने में जो काम हो रहे हैं उनके एतबार से हमने डिसाइड किया है। नंबर 1 है पोलियो इरेडिकेशन, पोलियो से जान छुड़ाने का अमल, जिसमें हम पूरा पाकिस्तान कैंपेन चला रहा है और माशाल्लाह से बहुत हद तक कामयाब भी है। और मेरे ख्याल से अगर इस तरह चलता रहा तो 1-2 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से पोलियो का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा। दूसरी बात, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो अक्टूबर का महीना है यह वर्ल्ड वाइड ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है। पूरी दुनिया के ऊपर इस पर काम होता है और इसके करने का मकसद यही है कि हमारे लोगों में वो बुनियादी मालूमात पहुंच जाए कि जो ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी में चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पे उस बीमारी के होने से पहले या उसकी तशख़ीस के हवाले से, उसके डायग्नोसिस के हवाले से या अर्ली डिटेक्शन के हवाले से। क्योंकि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरी दुनिया में तकरीबन 4,58,000 ख़वातीन जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठती। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये सिम्टम्स नहीं है, अलामात नहीं है, जिसकी वजह से वो उस चीज़ को देख नहीं पाती हैं और जब पता चलता है तो स्टेजेस बहुत ज़्यादा आगे की तरफ जा चुके होते हैं। इलाज तकरीबन लाइलाज हो चुका होता है, मुश्किल हो चुका होता है, बॉडी में फैल चुका होता है। और पाकिस्तान में तो इससे भी बुरा हाल है कि हर 10 में से 2 ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर होता है और जिसमें से इलाज कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको जब पता चलता है जब उसका चांसेस बहुत ही कम होते हैं। आज जो हम बात करेंगे शो पे वो यही बात करेंगे कि अगर किसी को फैमिली में कोई हिस्ट्री है या कोई 35 ईयर ओल्ड से ज़्यादा एज है या इस किस्म की और भी बातें हैं जो हम आपको बताएंगे, तो कब कब आपको मैमोग्राफी करानी चाहिए, कब कब आपको डॉक्टर के पास जाके जनाब अपने आप को मुआयना कराना चाहिए, खुद किस तरीके से इसका मुआयना कर सकते हैं या डॉक्टर से आप किस तरह हेल्प ले सकते हैं, ये तमाम बातें हम करेंगे आज के शो पे। तो हमारे पास तकरीबन 2 किस्म के सेगमेंट्स हैं। आज पोलियो के हवाले से बात करेंगे और दूसरे जो हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। और एक छोटी सी गुफ्तगू है एक बहादुर लड़की के साथ, जो कि एक होस्ट भी रही है, न्यूज़कास्टर भी रही हैं, लेकिन उनको ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी हुई और उन्होंने बहादुरी के साथ उसका मुकाबला किया और किसी हद तक उससे जान छुड़ाई। तो ये सारी चीज़ें आज हमारे शो में हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ पूरे शो में रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक पे हम जा रहे हैं, आप कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल हम बात कर रहे हैं पोलियो की इरेडिकेशन के ऊपर। हमारी कोशिश यही है कि पाकिस्तान का नाम भी इस लिस्ट से निकल जाए जिसमें अफ़गानिस्तान रहता है और पाकिस्तान रहता है। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे इस सेगमेंट में, जिसका नाम है ऑल अबाउट वैक्सीन। तो हमारे साथ माहिराना गुफ्तगू करने के लिए मेहमान हैं। आइए इनका हम तारुफ कराते हैं। डॉक्टर दुर्र शहवार कंसल्टेंट पेडियाट्रिशियन है आगा खान यूनिवर्सिटी के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत ही एक नाजुक टाइम है हमारे पाकिस्तान पे कि हम पोलियो से अभी तक जान नहीं छुड़ा सके। आपको क्या लगता है, बच्चों को आप ट्रीट करती हैं, उनकी फैमिली से भी आपका वास्ता पड़ता होगा, कौन सी ऐसी ऑब्स्टिकल है जो अभी तक हमारे माशरे में आ रही है? देखिए, जैसे कि अभी आपने कहा कि पोलियो जो है वो एक वायरल डिजीज़ है जो इस वक्त सिर्फ 2 मुल्कों के अंदर, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर पाई जाती है। जो 2 मेन फैक्टर्स हैं, एक तो हमारे ये है कि पॉवर्टी, सबसे पहले जो है हेल्थ स्ट्रक्चर जब लोगों को सही से नहीं मिलता, उस वजह से वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी, अगर बच्चों को टाइमली, क्योंकि जैसे ही बच्चे पैदा होता है पोलियो वैक्सीन बर्थ से स्टार्ट होते हैं, फिर 4 वीक्स, 10 वीक्स, 16 वीक्स पे उसके बूस्टर्स लगते हैं, तो वो ज़रूरी होती है। तो ये वैक्सीन्स जो होती है वो बच्चों को टाइमली नहीं मिल पाती। बहुत से लोग होते हैं वो वैक्सीन सेंटर्स तक नहीं पहुँच पाते, कुछ लोगों के घर में वैक्सीनेटर्स आते हैं तो वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, या बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत से मिथ्स हमारे यहाँ पोलियो से रिलेटेड मौजूद हैं जिसको लोग फॉलो करते हैं कि नहीं हम पोलियो वैक्सीन नहीं पिलाएंगे। दूसरा ये कि पूरे एरिया कवर नहीं हो पाते, पूरे एरिया कवर। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कौन से ऐसे 2-3 मिथ्स हैं जो अभी तक हमारे माशरे में है, लोग बावजूद इसके कि हम इतनी कैंपेन चला रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं,
क्या सुनने को ज़्यादा मिलता है? आप देखिए, सबसे पहले तो एक मिथ ये है कि जैसे हम बच्चों को पोलियो देंगे, जो बच्चे पोलियो लेते हैं उनका इनफर्टिलिटी सिस्टम जो है वो सारा वीक हो जाता है या फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है। तो एक बहुत कॉमन मिथ है जिसकी वजह से लोग नहीं पिलाते। दूसरा, एक लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि पोलियो बजाते ख़ुद भी जो है वो पोलियो डिजीज़ करता है, लेकिन उसके चांसेस जो है वो 0.1% है। 99.9% जो है वो डिज़ीज़ से क्योर करवा रहा है। तो 0.1% को अगर हम वही वैल्यू होता है कंपैरिजन करते हैं तो बेनिफिट्स उसके ज़्यादा हैं, और 0.1% अगर उससे सेल्फ इंड्यूस वैक्सीन जो होती है वो पोलियो होता भी है तो वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन ये दो मेन जो मिथ्स हैं लोगों में ज़्यादा हैं, जिस वजह से लोग थोड़ा सा फेयर है एज सच वैक्सीन लेने के लिए। अच्छा, अगर किसी भी वजह से पोलियो के हम ड्रॉप्स देर से पिलाएं, पता ना चले या इन्फॉर्मेशन ना हो, तो क्या हम किसी भी टाइम से पिला सकते हैं या फिर छोड़ दें? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, पोलियो जो स्टार्ट होती है, जैसे मैंने बताया कि हम बर्थ से स्टार्ट करते हैं और उसके 5 to 6 जो हैं वो डोजेज़ जाते हैं। उसके बाद बूस्टर्स और जो हमारी अब कैंपेन्स बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में WHO के ज़रिए से और यूनिसेफ की ताउन के से जो है हम लोग वैक्सीन्स कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें बच्चे को हर 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के बाद एक मुल्क में पूरी ग्रैंड पोलियो कैंपेन होती है, जिसकी वजह से बच्चों को डोजेस मिलते हैं। अगर नॉर्मल रूटीन की वैक्सीन्स हो भी गई हैं या मिस हुई हैं, तो आपको कैंपेन वाली वैक्सीन्स अगर आप बच्चों को पिला देंगे तो इम्यूनिटी उसकी डेवलप हो जाएगी। अच्छा, मतलब ये कि अगर कोई बच्चा स्केड्यूल के हिसाब से ले रहा है और अगर उनके घर पे आते हैं पोलियो कतरे पिलाने वाली टीम, तो वो कतरे ले सकता है? जी ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि देखिए एक चीज़ होती है हर्ट्स इम्यूनिटी, यानी एक आपने वैक्सीन बच्चे ने पी, उसकी अपनी बॉडी के अंदर उसने इंटेस्टीन के अंदर जाके उसने एंटीबॉडीज़ बनाई, IgG सिक्रीट करके एंटीबॉडीज़ बन गई इंटेस्टीन के अंदर। अब जो बाकी है वो बाकी जो है बच्चा एक्सक्रीट आउट कर देता है स्टूल के अंदर, तो वो स्टूल से जैसे ही वो हमारे सीवरेज सिस्टम से जाके उस पूरे एरिया के अंदर जो है, क्योंकि हमारे आपको पता है कि जो कंटेमिनेशन का होता है कि सीवरेज का पानी कहीं ना कहीं जाके हमारे जो नॉर्मल पानी उससे मिलता है, तो वो जो हमारे केसेस हैं अभी तक वाइल्ड पोलियो वायरस ही आ रहा है कि हमारे पानी में ही कंटेमिनेशन है जो जाती है और बच्चों को वायरस अफेक्ट करता है। तो अगर एंटीबॉडीज़ बच्चे के अंदर मौजूद हैं तो 2 फ़ायदे होंगे, अपने इंटेस्टीन में मौजूद है, वायरस वहीं पे मर जाएगा। दूसरा, उसने जब वो इंटेस्टीन से सिक्रीट आउट किया वाया फीसिस स्टूल के ज़रिए, तो वो उस पूरे एरिया में जो सीवरेज सिस्टम है उसके ज़रिए वहाँ पे इम्यूनाइज़ हो चुका है, जिसको हम हर्ट्स इम्यूनिटी कहते हैं। तो अगर आपने एक बच्चे को इम्यूनाइज़ किया तो आपने एरिया के 100 बच्चों को इम्यूनाइज़ कर दिया। तो इसीलिए हम कैंपेन में जो हमारा फोकस होता है कि बार बार और हर बार बच्चे को आपने पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये तो हमें पता चला कि बच्चा जब पैदा होता है तो जब से पोलियो के कतरे पिलाने शुरू होते हैं, मैक्सिमम एज क्या है? जैसे कि बच्चे बड़े हो गए तो कब उसको पोलियो की कतरे पिलाना बंद कर दें हम? ठीक है, देखिए जो पोलियो वायरस की वैक्सीन है या जो है वो अप टू 5 ईयर्स तक हम दे रहे होते हैं, 5 साल तक, क्योंकि इसका जो इफेक्ट आता है या जो वायरस है वो बच्चों को 5 साल की उम्र तक ही मेनली कर रहा होता है अफेक्ट। अच्छा, इसकी 2 टाइप ऑफ वैक्सीन है, जैसे हमने कहा पोलियो वैक्सीन ओरल फॉर्म में मिलते हैं जिसको हम ओरल OPV या ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं, ये हम 5 ईयर्स तक देते हैं। इसी के साथ अब हमारी हुकूमत ने एक इंट्रोड्यूस किया है इंजेक्टेबल पोलियो, जिसको हम IPV कहते हैं। वो यूजुअली हम 14 वीक्स ऑफ लाइफ पर लगा देते हैं। अच्छा, अगर किसी बच्चे का जैसे 5 ईयर्स से या कोई अडल्ट अगर है उसको लगता है कि मुझे पोलियो वैक्सीन कहीं नहीं हुई या सिग्निफिकेंटली है, तो वो हम उनको बूस्टर्स के तौर पर इनएक्टिवेटेड फॉर्म देते हैं। तो वो इस तरह से अगर अडल्ट है 5 ईयर्स से ज़्यादा तो फिर IPV पे जाएगा, और यूजुअली अगर 5 ईयर्स तक है तो वो OPV पे रहेगा विद सिंगल शॉट ऑफ IPV एट एज ऑफ 14 वीक्स। ठीक है। अगर किसी ने पोलियो के कतरे नहीं पिलाए और अगर उसको पोलियो हो जाता है या उसको बीमारी लाहक हो सकती है, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? देखिए, हम हमेशा जो है वो ये कहते हैं कि अभी एक हम बात शुरू करते हैं, हमारे इस वक्त पेंडेमिक आया हुआ है कोविड, हर कोई चाह रहा है कि उसकी वैक्सीन किसी तरह से आ जाए तो हम उसकी क्योर कर सकते हैं। तो वो बीमारियां जिनकी वैक्सीन ऑलरेडी मौजूद हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हुकूमत दे रही है, घर पे आके लोग पिला रहे हैं, तो वो वैक्सीन होना बहुत ज़रूरी है। पोलियो एक वो मर्ज़ है जिसकी इलाज मौजूद नहीं है। पैरालिसिस हो जाता है, पैरालिटिक होता है, इसको हम एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस कहते हैं, यानी बच्चे को शुरू में जो है हल्का फ्लू फीवर होगा जिसको हम फ्लू लाइक सिम्टम्स कहते हैं। 10 डेज़ के बाद फिर ये वायरस जो है वो आपके इंटेस्टीन के ज़रिए आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स हैं, वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट होता है और वहाँ पे जाके एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस करता है, बच्चे के मोटर रिफ्लेक्सेस ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद बच्चा बिल्कुल फ्लैसिड होता है। उसके बाद फिर रिकवरी में ये होता है कि वीकनेस ऑफ द मसल्स, एट्रोफी ऑफ द मसल्स, लाइफ लॉन्ग उसको डिसेबिलिटी हो जाती है। कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर वंस पोलियो हैज़ बीन अकर्ड देन आप ओनली सिम्टोमेटिक उसको क्योर दे सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट क्योर द डिजीज़। मज़ीद इस बारे में बात करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने हमें भेजे हैं, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास है, तो आप लोग हमारे साथ रहें, कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
पोलियो से हमेशा के लिए जान छुड़ाने के लिए कैंपेन्स चल रही हैं और उसी कंटिन्यूटी में मज़ीद प्लान्स किए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ख़ासतौर पर सिंध के अंदर। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कैंपेन चलाने वाले या डोर पे आके आप लोगों को कतरे पिलाते हैं, वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने खुद देखा है। लेकिन आप लोग की भी जिम्मेदारी है कि आप लोग उसको रिस्पॉन्स करें, आप लोग उनके साथ इस बात को जाने कि बच्चे को कतरे पिलाना कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसी बारे में मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूँगा। मैडम, आप मुझे बताएं, जो बहुत ही कोई अच्छी कैंपेन स्टार्ट हो रही है और आई एम श्योर अगर ये कामयाब हो जाती है तो हमारे सिंध से इसका जान छुड़ाई जा सकती है। बिल्कुल, अभी अगर हम जैसे बात करें स्टैटिस्टिक की पोलियो की, तो अभी तक 2020 में हमारे पास टोटल 79 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें से 14 केसेस पंजाब के अंदर हैं। उसके बाद हाईएस्ट जो है हमारे पास बलूचिस्तान में 23 और 22 सिंध और 22 जो है वो हमारे केपीके में मौजूद है। तो अगर हम इस तरह से डिवीजन वाइज देखे जाएँ तो ज़्यादा केसेस जो है वो केपीके के बाद जो सिंध के अंदर ही पाए जा रहे हैं। तो इसलिए जो हमने अपनी पोलियो कैंपेन की फेस स्टार्ट की है, वो स्टार्ट ही हम लोगों ने जो है वो सिंध से स्टार्ट किए, जिसमें हमने पहले जैसे आपने बताया कि इंटीरियर के एरियाज़ को किया, उसके बाद फिर हम सेंट्रल सिंध के अंदर कराची और मीरपुर ख़ास को करेंगे कवर। देखिए, पोलियो कैंपेन बार बार करने का मकसद सिर्फ ये है कि जैसे अभी हम कोविड में बात करें कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स डॉक्टर्स हैं, इसी तरह पोलियो के अंदर जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं ना वो पेरेंट्स हैं। क्या बात है। तो आपने जो है वो उनसे लड़ना पेरेंट्स नहीं है ना। अगर जैसे आपने कहा कि आपके पास जो वर्कर्स हैं वो डोर स्टेप्स पे जाएंगे, अच्छा कोविड की वजह से थोड़ी सी चेंजेस आ गई हैं, एसओपीज़ को फॉलोज करते हुए हमने कुछ सेंटर्स बना दिए हैं, कुछ स्कूल्स हैं, कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे जो है वो पोलियो पिलाई जाएगी। डोर टू डोर स्टेप्स इस दफ़ा नहीं होंगे। अच्छा, ये जो डोर टू डोर आप नहीं कर रही और आपने सेंटर्स बना दिए हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा लोगों? इससे देखिए, एक तो वो वाली बात है जो कोविड के स्प्रेड की वजह से एक लोगों को एक खौफ है कि एक ही रिप्रेजेंटेटिव है वो सब जगह जा रहे हैं, तो बहुत से लोगों को होता है कि हो सकता है ये वायरस रिलेटेड टू कोविड जो है वो स्प्रेड हो रहा हो। तो जो हमने सेंटर्स बना दिए, आपको पता है हॉस्पिटल्स हैं या हमारे जो वैक्सीनेटर सेंटर्स होते हैं, कैंप्स बनते हैं, वहाँ पर ये होता है कि प्रॉपर SOPs होती है। लाजमी जब बच्चा एंटर होगा तो सैनिटाइज़ किया जाएगा, टेम्परेचर चेक किया जाएगा, पेरेंट्स का चेक किया जाएगा, विथ मास्क वो एंटर होंगे। हमारा जो फैसिलिटेटर होगा वो उनको ट्रेन होगा, वो खुद मास्क पहना हुआ होगा। माउथ, वैसे हम यूजुअली अगर आपने देखा हो तो कैंपेन में वैक्सीनेटर खुद ही माउथ खोल के पिला देता है, तो इस दफ़ा हमने ये ट्रेन किया है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चे का मुंह खोलेंगे खुद से ताकि कंटेमिनेशन कम से कम हो, और जो वैक्सीनेटर होगा वो ग्लव्स पहना हुआ होगा और वैक्सीन ऊपर से जितना मैक्सिमम हो ताकि बॉडी को टच ना करे वो ड्रॉप्स उसको पिलाएगा। तो ये सारे SOPs के साथ अब फिर वही वाली बात है कि हम इतनी एफर्ट्स हम लोग कर रहे हैं एज अ डॉक्टर, एज अ पैरामेडिक्स, एज अ वैक्सीनेटर, तो फिर पेरेंट्स को भी हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। 2 पोलियो के ड्रॉप्स जो है वो पूरी लाइफ को बचा सकते हैं एक बच्चे की। उम्मीद के साथ ही मैं सवाल करूंगा कि आपको लगता है कि ये जो टास्क है ये अचीवेबल है और कब तक हम पाकिस्तान से इसको हमेशा के लिए जान छुड़ा देंगे? देखिए, एक्चुअली होता ये है कि कोशिश हम लोग पूरी कर रहे हैं। हमारा टारगेट ये था कि हम 2020 में पोलियो फ्री हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास केसेस अभी आप देखें 79, इट्स बिग नंबर ऑफ केसेस। अगर हम बात करें कि आप, क्योंकि अगर आप जब तक आपके पास अप टू 6 मंथ्स एक भी वाइल्ड पोलियो केस रिपोर्ट नहीं होगा तब आप जो है वो पोलियो फ्री हो पाएंगे। एक्चुअली वाइल्ड पोलियो में ये है कि वो आपको फीकोरल कंटामिनेशंस ना हो। हमारे वाइल्ड पोलियो वायरस भी रिपोर्टेड हो रहा है और केसेस भी रिपोर्टेड, इन दोनों का ख़त्म होना, ज़ीरो पर होना ही हमें जो है वो पोलियो फ्री कर सकता है। कोशिश हम करेंगे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखेंगे तो इंशाल्लाह 2022 तक का हमारा प्लान है कि विल बी पोलियो फ्री इंशाल्लाह ताला। आप कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हैं, बच्चों को देखती हैं, बच्चों के पेरेंट्स से भी मिलती होंगी, एक तजुर्बा रखती हैं, आगा खान हॉस्पिटल में काम करती। आपको क्या लगता है, क्या आपने मैसेज देना है उन लोगों को जो आपके पास आते हैं ऐसे? प्लीज़ कैमरे में देखिए अपना मैसेज। देखिए, सबसे पहले बात वही बात है, अगर हम पोलियो कैंपेन की बात करें या किसी भी इम्यूनाइजेशन की बात करें, तो जिस तरह से ज़िंदगी के लिए खाना ज़रूरी है, इसी तरह के बेहतरीन ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए वैक्सीन्स का होना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाती है, किसी भी बीमारी से लड़ने की जो है वो हमें हिम्मत देती हैं, और एक ऐसी बीमारी जो हमारी बॉडी को पैरालिटिक कर दे, पैरालाइज कर दे, आपको डिसेबल बना दे, उससे बचाव के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह से आप अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हैं, उनकी ग़िज़ा का ख्याल रखते हैं, उनकी अच्छे स्कूल, अच्छी तालीम का ख्याल रखते हैं, इसीलिए उनको सबसे अहम चीज़ जो है वो है सेहत। सेहत होगी तो सब कुछ होगा। लोग कहते हैं कि जान है तो जहान है। जान है तो जहान। ये बात तो अगर किसी आप हॉस्पिटल में जाके खड़े हो ना तो पता चलेगा, जान है तो जहान है। अगर सेहत नहीं है तो दौलत और शोहरत किसी काम की नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम की बेसिक चीज़ें पसंद आई होंगी। अगला टॉपिक भी बहुत अहम है। सबको पता है दुनिया में एक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हिसाब से काम हो रहा है। पूरा महीना हम इस पर बात कर रहे हैं, जगह जगह इस पर बात कर रहे हैं। मज़ीद इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप लोग हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि अक्टूबर के महीने में पूरी दुनिया के अंदर हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, इसकी अवेयरनेस के हवाले से बात करते हैं और पूरे महीने में ऐसी कैंपेन चलाते हैं कि जिसके बाद आपको बेसिक नॉलेज मिल जाए ब्रेस्ट कैंसर की, जो कि हमारे पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पर ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान एशिया का टॉप नंबर का मुल्क है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर की जो अमवात हैं वो बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। तो इसी हवाले से जब हम बात करेंगे और जिस सेगमेंट में हम बात करेंगे, इस सेगमेंट का नाम है हेल्थ एंड वेलबींग। एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि अगर किसी फैमिली में किसी भी किस्म का ब्रेस्ट कैंसर नहीं है तो उनकी ख़वातीन को इस बारे में बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी ये बीमारी नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि वो और किसी को नहीं हो सकती। इसीलिए रूटीन चेकअप कराने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आपने इसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया तो मैं आपको बताऊं एज अ डॉक्टर कि इस बीमारी का इलाज बहुत आसानी से हो भी सकता है। इसी माहिराना गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए जो आज मेरे पास गेस्ट हैं वो ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा देख चुकी हैं, तो हम इनका तारुफ कराते हैं। डॉक्टर रुफीना सोमरू हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के, उसके साथ साथ ब्रेस्ट सर्जरी की कंसल्टेंट भी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम आप? खैरियत? ठीक ठाक। बुनियादी सवाल से हम स्टार्ट करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या, किस तरीके से बढ़ता है? पूरा जिस्म हमारा जो है एक छोटे छोटे खलिए या सेल से बना हुआ है। जी जी। पूरे जिस्म की तरह ब्रेस्ट में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो एबनॉर्मल हो जाते हैं और बॉडी के कंट्रोल मैकेनिज्म से निकल जाते हैं और वो रैपिडली डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और वो ब्रेस्ट में एक लंप या एक गुच्छे की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और वो सिर्फ ना तो वहीं बढ़ते चले जाते हैं बल्कि ये एक स्पेशल हमारे चैनल्स होते हैं, उसके ज़रिए अंडर आर्म के ग्लैंड्स लिम्फ नोड्स में चले जाते हैं और ब्लड के ज़रिए जिस्म के बाकी कहीं और हिस्से में लंग, लिवर, बोन्स कहीं भी फैल सकते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में ये क्या सिचुएशन है अभी, किस तरीके से इस पे काम हो रहा है? पाकिस्तान में इसकी शरह एशिया में सबसे ज़्यादा है और रिपोर्टेड चीज़ ये है कि मे बी हर 8-9 में से एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर होने का ख़दशा है। अच्छा। लेकिन हमको अपनी फिगर्स और बेहतर करने की भी ज़रूरत है। ये बताइएगा कि जो अर्ली साइंस हैं, जो अलामात हैं, वो इसके होते हैं नहीं होते? देखिए, शुरू में तो जो हम चाहते हैं कि हम इतनी जल्दी से जल्दी स्टेज पे पकड़ें, उस वक़्त हाथ लगाने से भी पता नहीं चलता, देखने से भी पता नहीं चलता। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल में जो साइन हम एक डॉक्टर और नॉन डॉक्टर आदमी पहचान सकता है कि किसी भी किस्म की गुठली का होना, मेजॉरिटी मरीज़ में ये है। और अगर वो गुठली पहले जब छोटी होती है तो ज़ाहिर है सिर्फ हाथ से फील करने से पता चलती है, लेकिन अगर उसको छोड़ दें तो वो इतनी बड़ी हो जाती है कि बहुत विजिबल भी होती है। अगर कहीं एक विजिबल गुठली नज़र आए, कहीं कोई खाल अंदर की तरफ धस रही है, डिम्पलिंग हो रही है स्किन की, वो एक अलामत हो सकती है। ब्रेस्ट की साइज़ एंड शेप में कोई डिफरेंस आ जाए, एक निपल हायर की तरफ हो, एक लोअर तरफ है, और कोई रैश है निपल पे जो कि हील नहीं हो रहा है, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है, या ब्रेस्ट की स्किन जो है वो इतनी मोटी हो जाती है जैसे नारंगी का छिलका कि उसमें छोटे छोटे डॉट्स नज़र आएँ, या अंडर आर्म के ग्लैंड्स फील होने लगे, तो ये सारे अलामात हर एक को अपने जिस्म में देखने चाहिए और अगर हैं तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। तो क्या कोई भी खातून जिनको ऐसी चीज़ें शकूक में हो तो वो ख़ुद एग्ज़ाम कर सकती हैं या उनको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा? आई थिंक हर खातून को अपने आप को महीने में एक दफ़ा ख़ुद ज़रूर देखना चाहिए। अच्छा। जब वो रेगुलरली अपना मुआयना करेंगे तो ही अपने आप को बेहतर तरीके से जान सकेंगे। और अभी हमने जिन अलामात का जिक्र किया, या उनको कोई भी नई अनयूजुअल चीज़ जो कि पहले नहीं थी मालूम हो, तो उस खातून को ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास जाए ताकि डॉक्टर सही से तशखीस कर सके कि ये कैंसर के अलामात हैं या नहीं है। अच्छा मैडम, ट्रीटमेंट किस टाइप की है? लाइक ज़रूरी है कि डायरेक्ट सर्जरी हो या और भी कोई फॉर्म्स हैं ट्रीटमेंट की? कोई भी एक तरीक़ाकार ट्रीटमेंट का जनरली काफ़ी नहीं होता। अच्छा। मेजॉरिटी मरीज़ों को सर्जरी चाहिए और अगर हम अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर लेते हैं, वो सर्जरी भी फिर छोटी होती है, सिर्फ ब्रेस्ट का अफेक्टेड हिस्सा निकालते हैं, पूरा ब्रेस्ट नहीं निकालना पड़ता। और अर्ली स्टेज में डायग्नोज करें तो अंडर आर्म के पूरे ग्लैंड्स भी नहीं निकालने पड़ते, एक आध ग्लैंड सिर्फ सैंपल के लिए निकाल लेते हैं कि वहाँ तक बीमारी पहुँची है या नहीं पहुँची है।
तो अर्ली डायग्नोसिस के फ़ायदे एक ये भी हैं कि सर्जरी भी मिनिमल होती है। अच्छा। और बाकी जो इलाज के तरीके हैं जिसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं, कीमोथेरेपी में ड्रिप में डाल के पावरफुल इंजेक्शंस लगाते हैं। यस, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन जितनी तरक्की कीमोथेरेपी में हुई है उसमें उसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं और वो बीमारी से मुकाबला करने में कीमोथेरेपी प्लेज अ वेरी पिवटल। मेरे ख्याल से कीमोथेरेपी जो मॉडिफिकेशन हुई है उससे काफ़ी मैंने देखा है कि सर्वाइवल बहुत बेहतर हो गया है। जी। कीमोथेरेपी के अलावा हम जो लेते हैं मरीज़ की बायोप्सी में चेक करते हैं कि उसमें हार्मोन रिसेप्टर्स हैं या नहीं है। हर मरीज़ को नहीं देते, लेकिन जिनकी बायोप्सी में हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं उनको हार्मोन से लड़ने के ख़िलाफ़ दवाई देते हैं, गोली देते हैं, जो कि वो 5 साल 10 साल लेते हैं। और इससे भी उनकी बीमारी लंबे अरसे के लिए काबू में आ जाती है। दूसरी चीज़ जो होती है, ख़ास एक जीन्स होती हैं जिसको हम HER2 जीन कहते हैं। HER2 जीन जिन मरीज़ों के बायोप्सी में आती है, ये अदरवाइज़ बड़ी अग्रेसिव बीमारी हो जाती है, लेकिन उनको अगर एंटी HER2 थेरेपी देते हैं तो ये बहुत हद तक इनका इलाज हो जाता है। और लोकल कंट्रोल के लिए अगर पेशेंट्स को हम शुआएं या रेडिएशन थेरेपी भी देते हैं। ब्रेस्ट बचता है तो सबको देते हैं, ब्रेस्ट निकलता है तो मरीज़ के बायोप्सी रिपोर्ट में बहुत सारे पैरामीटर्स देखते हैं, उनको हम देते हैं। और अगर किसी मरीज़ का कैंसर जिस्म के कहीं और हिस्से में जैसे बैकबोन में चला गया तो उधर कंट्रोल करने के लिए भी रेडिएशन थेरेपी कर जाता है। किस एज के लोगों को कराना चाहिए या कुछ किस एज के लोगों को फिक्र ही नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ है? देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी बढ़ता चला जाता है। रिकमेंडेशन ये है कि 40 साल के बाद आपको मैमोग्राम रेगुलरली कराना चाहिए। 40 से 50 साल के दरमियान आप हर 2 साल पे कर लें और 50 साल के बाद आप सालाना कर लें तो बेहतर है। कोई एक मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ आप आई थिंक मैं सबको बोलूँगी, ख़वातीन को, कि अपनी सेहत की खुद ज़िम्मेदारी लें, ब्रेस्ट का रेगुलरली मुआयना करें और कोई भी तब्दीली आती है तो प्लीज़ डॉक्टर से रुजू करें। मर्द हजरात को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी घर की ख़वातीन का ख्याल रखें, क्योंकि मर्द ही हैं जो ख़ातून को हेल्प करेंगे सही डॉक्टर तक पहुँचने में और इस बीमारी से मुकाबला करने के लिए। मैडम की बातों में सारा जो मैंने एक नतीजा अख़ज़ किया है वो यही किया है कि ट्रीटमेंट को आसान करने के लिए इसको हम जल्दी डिटेक्ट कर लें। जल्दी डिटेक्ट करना इसका वाहिद एक समझ लें, एक इसका एक की है। तो याद रखें, ये जो महीना है अक्टूबर का, हम दोबारा से इस बारे में मुख्तसरन कहीं ना कहीं बात तो कर रहे होंगे, लेकिन इस सेगमेंट से आप लोग इस बात को समझ जाएं कि अगर आप 40 साल से ज़्यादा हैं और अगर आपकी लगता है कि फैमिली में आपकी हिस्ट्री है तो प्लीज़ मैमोग्राम कराएं और अपने आप को इस मामले में ज़रूर चेक कराएं। थैंक यू सो मच। जी, हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के हवाले से और इससे कैसे हम अर्ली डिटेक्ट किया जाए और फिर इसका इलाज भी किया जाए। इसी कंटिन्यूटी में एक हमारे पास पर्सनैलिटी हैं जिनकी जब मैंने सारी स्टोरी देखी तो वाकई मैं तो इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से अप्रिशिएट भी करता हूँ, क्योंकि बीमारी होना, बीमारी के साथ फिर वो ज़िंदगी को गुजारना और फिर इलाज में से कामयाबी लेना और फिर दोबारा ज़िंदगी में आना, मतलब ये बहुत ही खूबसूरत एक सफ़र होगा किसी के लिए। पता करते हैं इनसे। हमारे साथ हैं नायरा मलिक, जो गुज़श्ता 4-5 सालों से मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के ऊपर जनाब काम कर रही हैं, होस्ट भी रह चुकी हैं, न्यूज़कास्टर भी रह चुकी हैं और बेताशा काम अभी भी कर रही हैं। आज से कुछ साल पहले जब ये छोटी थी और ये अपना स्टडी कर रही थी तो इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात नहीं थी जो टेंशन कर देती हो, लेकिन अचानक इनकी तालीम की कंटिन्यूटी में अचानक इनको पता चला कि इनके ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। और जब इनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ उसके बाद इनका क्या कैफियत थी, कैसे इन्होंने ज़िंदगी को उस वक्त सफ़र किया, क्या आपकी सोचें थी, तो क्यों ना हम इनकी ज़बानी ही सुने। तो हमने उनको लाहौर स्टूडियो में मदऊ किया है, वो हमारे साथ हैं। तो मिलते हैं नायरा मलिक से। अस्सलाम वालेकुम नायरा। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? आई एम गुड। मेरा तो अब तो मैं बहुत अच्छी हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह आपको हमेशा अच्छा रखे। जब मैं आपकी प्रोफाइल पढ़ रहा था
तो मुझे लगा कि ये तो एक रोल मॉडल जैसी कैफियत है कि बिलीव करें कि मैं खुद साइकेट्री में काम करता हूँ और लोगों को तो डिप्रेशन हो जाता है या एंजाइटी हो जाती है, तो वो रिकवरी में नहीं आ पाते, वो मोटिवेटेड नहीं होते कि मैं ठीक हो जाऊँगा। लेकिन किसी को कैंसर जैसी बीमारी हो और वो ठीक हो जाए और उसमें उसके क्या माइंडसेट होगा, प्लीज़ अपने बारे में बताएं ना थोड़ा बहुत। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे कि कोई बीमारी हो या कोई मेंटली तौर पे डिस्टर्बेंस हो या कोई दुनियावी प्रॉब्लम हो, उसे अगर हम यहाँ पे जगह देंगे ना, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने उसको जगह दी है और कैसी दी है, नेगेटिवली दी है या पॉजिटिवली, ये बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 1 स्टेप तो ये हो गया किसी भी चीज़ से निपटने के लिए। जैसे कि मैंने कैंसर से छुटकारा हासिल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरे इंजेक्शन चल रहे हैं हेल्सेप्टिन, लेकिन ये कि वो सिर्फ आपको क्योर करने के लिए होते हैं। बहुत कम एज में आपको डायग्नोसिस हुई थी, जो कि मैंने जब देखा तो वाकई क्या सिम्टम्स थे, क्या फीलिंग्स थी, वो शुरू का पहला महीना कैसा गुजरा? अच्छा, उसमें भी फिर यही बात आ जाती है डॉक्टर साहब के अल्लाह पाक चाहते तो मुझे ना पता चलता, लेकिन बहुत ही सडन मुझे पता चला। और मेरी लाइफ का कुछ सिनेरियो ऐसा था, मुझे लगता है अभी भी यही लगता है कि अगर ये स्टेप ना आता ना बीमारी का, तो मेरी लाइफ कुछ और होती। ये साल जब शुरू हुआ था तो मुझे तब पता चला था डॉक्टर साहब, और फिर मैंने सबसे पहले तो इसकी मैमोग्राफी करवाई, और वही स्टेप जो कि औरतों को हेजिटेट करता है, क्योंकि पार्ट ऐसा है तो डेफिनेटली शर्म आती है कि जी अब डॉक्टर के पास जाएंगे। बहुत सी खातीन जिनके पास नॉलेज नहीं होती, तालीम नहीं होती, वो कहती हैं कि भाई गैर मर्द के सामने कैसे, अपनी बॉडी को बचाने के लिए शर्म कैसी। आप इस दुनिया में रह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वो स्टेप उठाना चाहिए जो कि मेरे ख्याल से आपने बचाना है। तो डॉक्टर मेल भी है, फीमेल भी है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। खैर मैं भी बिल्कुल फिर विदाउट एनी हेजिटेट डॉक्टर के पास गई, उसने फिजिकल मुआयना किया मेरा और बताया कि भाई नायरा इसका टेस्ट करवाना है डॉक्टर्स हॉस्पिटल में। और उसके बाद अगला स्टेप मेमोग्राफी था, उसके बाद बायोप्सी थी, तो पता चल गया मुझे 2 से 3 दिन लगे होंगे तो कैंसर का पता चला। उसके बाद मैंने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया तकरीबन 2 हफ्ते में। शौकत खानम गई, वहाँ पे तो खैर वो सेकंड टाइम कैंसर वाले को नहीं लेते हैं। फिर कैंसर केयर गई, डॉक्टर शरियार से मुलाकात हुई, और ये 2-3 जगह थी, ऐसे प्लेटफॉर्म थे जहाँ पे फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपना इलाज शुरू करवाना है। सबसे पहले कीमो थी, क्योंकि मेरा साइज़ जो था ना ट्यूमर भी बड़ा हो गया था। 3.5 से 4 सेंटीमीटर का रेडियस था, उसे पहले छोटा करना था। क्योंकि एज ऐसी है अभी, तो फिर डॉक्टर ने यही मुनासिब समझा कि ब्रेस्ट को सेव करना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हुई है। एक फैमिली की सपोर्ट आपको क्या मिली और उस सपोर्ट से आपको क्या फ़ायदा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली डेफिनेटली ऐसी कंडीशन थी मेरी कि, और सेकंड टाइम था तो बहुत ज़्यादा दुखी थे। हमारे प्यार करने के तरीके बहुत डिफरेंट होते हैं डॉक्टर साहब। एक्चुअली अगर मेरी वालदा हैं, मेरी खाला हैं, चाचा हैं, उनको मैं बताऊं तो वो इसको प्यार कहते हैं कि अगर वो साथ लग जाए ना तो वो नायरा तुम्हारे साथ क्या हो गया है, ये प्रॉब्लम। आपको हर तरफ से यही जुमले सुनने को मिलते हैं, और उससे एट द एंड होता क्या है कि आप डाउन हो जाते हैं। सही। आप उससे मुकाबला करने के बजाय लोगों की ये मोहब्बत, जो कि उनकी तरफ से मोहब्बत होती है, आपके लिए मोहब्बत नहीं होती। आपने अगर कुछ सोच भी लिया ना कि मैंने इससे लड़ना है, लेकिन वो इर्द गिर्द के लोग जो कि अपनी तरफ से मोहब्बत दे रहे होते हैं वो आपको डाउन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये थी कि मैंने जब डिसाइड किया था कि मैंने इसका इलाज कराना है, तो एक दफ़ा जब मैं अपनी फैमिली से मिली, मतलब फैमिली मीन्स के ताया चाचा सभी मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि नायरा हम फलाने हकीम का बताएंगे, एक जगह पे जाएंगे जहाँ पे दम दरूद से ये मसले हल होते हैं। सही बात। मैंने फिर अगले दिन गैप दिया और किसी से नहीं मिली, चुप करके इलाज शुरू करवा दिया। तो फैमिली की सपोर्ट रही है मुझे हमेशा, लेकिन मैं लोगों को यही मशवरा दूंगी जो कि इस बीमारी से गुजर रहे हैं, या फिर अगर जिस तरह कि अभी ये अवेयरनेस का महीना है तो उसमें मैं सबको यही कहूँगी कि जो लेडीज़ हैं वो इस पर फोकस करें और अपना खुद से मुआयना करें, देखें, और अगर ऐसा कुछ भी फील होता है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके मैमोग्राफी करवाएं। और फैमिली की जहाँ तक बात रही है तो इधर उधर की बातों पे ना जाएं, टेस्ट का जो भी रिज़ल्ट आता है इलाज शुरू करवाएं बस। थैंक यू निम्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और अब मैं नाजरीन से मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज के शो में हमने 2 चीज़ों को कवर किया। नंबर 1 पोलियो की प्रिवेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सिर्फ इम्यूनाइजेशन के थ्रू हो सकती है। दूसरी चीज़ हमने बात की ब्रेस्ट कैंसर। जी हाँ, ये रिबन आपको नज़र आ रहा है, ये रिबन इसी चीज़ की अलामत है कि हम पूरे महीने पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात कर रहे हैं।
अगर आपके फैमिली में, रिश्तेदार में, ख़ानदान में आगे पीछे किसी को भी कोई प्रॉब्लम है और वो अगर शर्माता है तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करें और उसके साथ टीम बना के किसी डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि जितनी जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे उतनी जल्दी इसका इलाज होगा और जितनी जल्दी डॉक्टर इस बीमारी को पकड़ेगा उसके लिए भी मुश्किल आसान होगी। आई होप आज का प्रोग्राम आपको समझ भी आया होगा और आगे आप हमें मज़ीद बीमारियों के हवाले से मशवरे भी देंगे। कुछ बीमारियां ऐसी हैं नफ्सियाती जिस्मानी हमारे पास जिसका आए हैं कि आपने ये पॉइंट्स पे डिस्कस करना है, तो इंशाल्लाह ताला हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इंस्टाग्राम के ऊपर हमारे पेज को लाइक करें, आप उसको फॉलो करें और हमें कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, हम उस पॉइंट को भी लेकर आएंगे। अब अगले संडे तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले संडे को 11 बजे मिलेंगे डॉन न्यूज़ पे। अल्लाह हाफ़िज़।